जी, टॉपिक है जी हमारे पास DBMS अंडरस्कोर लॉ प्रैक्टिकल। टास्क क्या होगा? टास्क ये करेंगे कि कुछ इमेजेस हैं, नादर डेटाबेस सिस्टम से तो वाकिफ़ ही हैं। आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन नादरा के डेटाबेस में स्टोर है विद इमेज, ठीक है। लेकिन इमेज का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंट होता है? आपका नेम आईडी आपकी बनाई 101, नेम आपका लिया, एड्रेस वगैरह तमाम तरह इंफॉर्मेशन रखी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक इमेज भी आ रहा है, आपकी एक फ़ोटो आ रही है। फ़ोटो जो है ना आपके नाम से सेव नहीं होगी, बल्कि आईडी से सेव होगी, प्राइमरी की के साथ। 1 to 1 होगा ना, एक पर्सन का एक ही इमेज होगा, रिपीट तो हो नहीं सकता। तो जो भी आपका आईडी है, प्राइमरी की है, वही आईडी वही नेम आपके इमेज को भी असाइन की जाएगी। और जब डेटा कॉल होगा तो ज्वाइनिंग किस पे होगी? प्राइमरी की के ऊपर, आईडी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है इमेजेस की। इमेजेस की इंफॉर्मेशन कहाँ रखी है? यहाँ तो मौजूद नहीं है। इमेजेस यूटीएल प्रैक्टिकल, इमेजेस की कोई फाइल है यहाँ पर? इमेज नहीं है। स्क्रिप्ट है, इमेज का फोल्डर ही सेपरेट है। अच्छा जी, इमेज बनानी पड़ेगी फिर इसमें। इमेज के ताल्लुक सिर्फ पीएल से नहीं हो तो फॉर्म पे भी चाहिए होगी हमें, वहाँ पे भी चाहिए होगी, सब जगह ही यूज़ होती है। फॉर्म्स लेक्चर है, चलें जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। बन गए ना इमेज, इतनी टेंशन की है। माई डॉक्यूमेंट में भी रखी हुई। ये आ जाइए आप सी के ऊपर टैंक में, और टाइप इसकी कर दिया मैंने जेपीजी। इसको आप रखते हैं 7788। ठीक है जी, ये दो इमेज हमारे पास क्रिएट हो गई। और दो इमेज के अंदर एक क्या है, 7788 आईडी के साथ रखी है मैंने स्कॉट के लिए, और एक और इमेज रखा 7839, एक और इमेज ले ली। तो इमेज जो आपकी डेटाबेस में स्टोर होंगी, फोल्डर पे स्टोर होंगी, वो भी आपकी प्राइमरी की के साथ ही होंगी। उनका नेम आपके नेम के साथ स्टोर नहीं होगा। हमें नहीं पता स्कॉट कौन है, हमें तो सिर्फ पता है कि स्कॉट की आईडी क्या है, 7788, बस 7788 की आईडी ये है, इसका इमेज ये रखा हुआ है। क्या करेंगे हम इस DBMS लॉब के प्रैक्टिकल से इस डेटाबेस के इस इमेज को अपने एक टेबल में स्टोर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इस वक्त जो है सिक्योरिटी लेवल ऑरेकल का नहीं है, ये तो अब विंडोज़ की सिक्योरिटी है कि आपके कोई फोल्डर को एक्सेस कर पाता है या नहीं कर पाता। ऑरेकल की सिक्योरिटी कब होगी? जब वो डेटा आपके फोल्डर टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही टास्क लेना है कि हम एक फोल्डर से इमेज को गेट करेंगे
और गेट करके अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर कर देंगे। जब डेटाबेस के टेबल में स्टोर होगा तो वहाँ से बैकअप लेना, वो तमाम तर प्रोसेस फिर ऑरेकल के बिहेवियर से हैंडल होगा। सही, पहला टास्क हमारा ये। जेपीजी का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, वैसे अदर भी होते हैं। अभी तो बहरहाल हम जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना, वो तो जस्ट डेटा है, वो तो किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आप तो नहीं तो खाली एक स्ट्रिंग के तौर पे रखना है ना, तो स्ट्रिंग तो किसी भी फॉर्मेट में हो, जेपीजी में हो, बिटमैप के अंदर हो, किसी और अदर टाइप के अंदर है तो वो भी सपोर्टेड है। डेटा टाइप अगर एक्सटेंशन चेंज होता भी है ना, तो हमारे पास वहाँ फॉर्म्स लेवल के ऊपर रजिस्ट्री का ऑप्शन है, हम वहाँ से अदर एक्सटेंशन को क्रिएट कर लेते हैं। ज़्यादातर आइकन्स लेवल हैं तो गिफ होता है, जेपीजी होता है, नॉर्मली यही चलते हैं। लेकिन ये कि और भी टाइप अगर है तो उसका एक्सटेंशन आप बना लेते हैं रजिस्ट्री में जाकर। वो हम ऑरेकल फॉर्म्स में जाके चेक करेंगे। फॉर्म्स में जब इमेजेस वगैरह लाएंगे तो वहाँ उसको तफसीली हम देखेंगे कि रजिस्ट्री में किस तरह से पाथ बनेंगे, किस तरह से एड्रेसेस बनेंगे। सही, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेगा, हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, कह रहे हैं फर्स्ट पेज नंबर क्लास 9 पेज नंबर 15 के ऊपर। फर्स्ट क्रिएट द डायरेक्टरी इन एनी ड्राइव, न्यू फोल्डर क्रिएटेड विद नेम ऑफ c:\lob_prac। तो हमारे पास वह कौन सा फोल्डर है, सी पर टेम्प में मैंने रखा है इसको, टेम्प के अंदर 2 इमेजेस रख दी। अच्छा जी, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट और ग्रांट करने के 2 मेथड हैं जो हमने पहले भी किए थे, वही मेथड यहाँ पे भी हैं। सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए पहले तो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपने, कनेक्ट हो जाइए sys/oracle as sysdba से कनेक्ट हो गए। कह रहे हैं 2 ways टू क्रिएटिंग डायरेक्टरी और ग्रांटिंग डायरेक्टरी, 2 मेथड से आप कर सकते हैं। 2 मेथड कौन से होंगे, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, या तो आप स्कॉट को राइट्स दे दें कि वो डायरेक्टरी को क्रिएट और ड्रॉप कर ले, या फिर खुद सिस के स्कीमा के अंदर डायरेक्टरी को क्रिएट करें और स्कॉट को एक्सेसिंग के राइट्स देते हैं आप, कि आप एक्सेस कर लो उसको। दोनों तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, कह रहे हैं कि फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कोई एक मेथड आप अप्लाई कीजिएगा, दोनों में से एक ही टास्क परफॉर्म करना है। कह रहे हैं ग्रांट क्रिएट डायरेक्टरी lob_dir as c:\lob, जो आपका एड्रेस है, ग्रांट रीड ऑन डायरेक्टरी lob डायरेक्टरी टू स्कॉट कॉमा पब्लिक। सिस के स्कीमा के अंदर आप डायरेक्टरी क्रिएट करें और स्कॉट को रीड के एक्सेस के राइट्स दे दें। दूसरा मेथड क्या है, ग्रांट क्रिएट एनी डायरेक्टरी टू स्कॉट, या तो फिर आप स्कॉट को ही राइट्स दे दें कि वो डायरेक्टरी को खुद क्रिएट कर ले। तो दोनों में से कोई सा भी आप एक मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ग्रांट। सेकंड मेथड को मैं यूज कर रहा हूं। ग्रांट क्रिएट एनी डायरेक्टरी, ड्रॉप भी है, क्रिएट एनी डायरेक्टरी टू स्कॉट। ग्रांट सक्सीडेड, ये हमने पहले भी दिया था। पहले कब, यूटीएल फाइल जब बनाई थी, टेक्स्ट मोड की फाइल में जब हम क्रिएट कर रहे थे, सेम सिनेरियो था। एक्समेंट अगर हम इसको ना भी देते अभी तो कोई इशू नहीं था, लेकिन आप अगर किसी लैब में किसी और सिस्टम पे परफॉर्म करेंगे तो आपको ये ग्रांट वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बजाय ये कि आखिर में जाकर आपको इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का मैसेज दे दे, तो आप पूरा स्टेप को फॉलो करते हुए चलें। और 2 मेथड यहाँ पर बोल्ड करके लिखे हुए हैं, दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करना है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, कनेक्ट हो जाइए आप स्कॉट और टाइगर के साथ। कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद क्या करें, क्रिएट डायरेक्टरी, किस नाम से होगी, lob_dir के नाम से, ठीक है। lob_dir के नाम से हम डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे।
lob_dir। ये डायरेक्टरी नेम आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर पहले आप क्रिएट कर चुके तो यकीनन आप उसको चेंज करेंगे। तो lob_dir करें या lob_dir लिखें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्टरी कैसी होगी, C:\temp से एसोसिएटेड होगी, क्योंकि हमने जो अपने इमेज रखे हैं वो इस फोल्डर में रखे हैं। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएटेड, ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद क्या कह रहे हैं, क्लास 9 थे, लॉब फाइल, लॉब वैल्यू, क्रिएट टेबल emp_image, एक हमने टेबल क्रिएट कर लिया emp_image के नेम से, empno नंबर टाइप विथ 4 डिजिट्स, रेफरेंस किसको करेगा, emp टेबल के empno फील्ड को। ठीक है, अभी तक आपके पास जो रिलेशन बना हुआ था वो मास्टर डिपार्टमेंट और चाइल्ड emp टेबल, अब चाइल्ड का मजीद एक और चाइल्ड टेबल emp_image। ठीक है, इमेज एक हमने फील्ड ली, कैसी होगी, बी फाइल जैसा डेटा टाइप होगा, बाइनरी फाइल। फिजिकल एड्रेस क्या होगा, सीलॉब लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप की डेटा टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आपके हैंडआउट के अंदर। क्लास 9 के पेज नंबर 7 ऑफ 16 पर आ जाइए ज़रा। हेडिंग लिखी है लॉन्ग एंड लॉब डेटा टाइप्स, इसके नीचे पॉइंट लिखे हुए कह रहे हैं टेबल कैन हैव मल्टीपल लॉब कॉलम्स एंड ऑब्जेक्ट्स टाइप एट्रीब्यूट। एक टेबल के अंदर मल्टीपल लॉब कॉलम्स हो सकते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अ टेबल कैन हैव ओनली वन लॉन्ग कॉलम, लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग डेटा टाइप का कॉलम लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक टेबल में एक ही लॉन्ग कॉलम होगा, लेकिन लॉब के मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। ये दो डेटा टाइप है हमारे पास, एक है लॉन्ग, एक है लॉब। अगर आप किसी फील्ड को लॉन्ग डेटा टाइप से क्रिएट करते हैं तो एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही लॉन्ग फील्ड हो सकती है। एड्रेस आपने बना लिया, फिजिकल एड्रेस क्या होगा, लार्ज ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप फिर इमेज के लिए लार्ज ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप सिर्फ एक ही क्रिएट करेंगे, एक ही होगा। लेकिन अगर आप लॉब डेटा टाइप के साथ बनाते हैं, जैसे हमने लिया अभी सी लॉब, तो ये एक टेबल के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, स्पेस बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कह रहे हैं द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम साइज ऑफ लॉन्ग्स इज 2 GB, जबकि लॉन्ग के अंदर कितना डेटा स्टोर होगा, सिर्फ 2 GB का। एंड लॉब कैन बी अप टू 4 GB, लॉब के अंदर एक फील्ड में 4 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। यहाँ तक तो स्पेस बढ़ गई, डबल, 2 से 4 GB हो गई। प्लस पॉइंट ये है कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड भी हो सकती हैं। लॉन्ग 2 GB का होगा और सिर्फ एक फील्ड में एक टेबल के अंदर एक फील्ड होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जी स्पेस बढ़ तो रही है, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर आप लॉब को यूज़ भी मत करें, फिर आप लॉन्ग को ही यूज़ करें। बात वही कि आपको इतनी स्पेस रिजर्व चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके डेटाबेस को हैवी कर रही है, तो क्रिएट करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप सिनेरियोस के मुताबिक इनको यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 4 GB की ही स्पेस ले ली तो 4 GB अगर आप समझ लें कि आपने 10 रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लिए तो 4 GB मल्टीप्लाई बाय 10 40 GB, तो 40 GB हार्ड ड्राइव तो इन 4 रिकॉर्ड्स के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो फिर आपको हार्ड ड्राइव भी इसी के मुताबिक चाहिए होगी। आप लॉब
मल्टीपल कॉलम तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हार्ड ड्राइव ही 40 GB है, तो उसका फ्यूचर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। सर सी लॉग अगर कॉलम खाली रखते हैं फिर भी वो जगह लेगा? नहीं, फिर क्यों लेगा? वो तो फिर टेबल नल रखा हुआ है ना, नल वैल्यूज के साथ। लॉब रिटर्न द लोकेटर, लॉन्ग रिटर्न द डेटा। अगर आप किसी लॉब को यूज़ करेंगे तो वो लोकेटर देता है। लोकेटर का मतलब लास्ट टाइम हमने नो कॉपी यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा था, डिफरेंस हमने टाइम डिफरेंस देखा था, 0.6 सेकेंड्स के अंदर डेटा लाएगा और 0.0 में लेकर आएगा। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जब भी आप लॉब को यूज़ करेंगे तो इसका लोकेटर क्या देगा आपको? लोकेटर आपको उसका लॉब जो है लोकेटर के रिजल्ट रिटर्न करेगा, जबकि लॉन्ग क्या रिटर्न करेगा? उसका कंप्लीट डेटा, और डेटा 2 GB तक हो सकता है। तो 2 GB एवरी टाइम जब गेट करेगा तो यकीनन टाइम भी कंज्यूम करेगा। आगे कह रहे हैं कि लॉब स्टोर अ लोकेटर इन द टेबल द डेटा टाइप इन डिफरेंट सेगमेंट्स अनलेस द डेटा लेस देन 4000 बाइट्स। लॉन्ग स्टोर ऑल डेटा इन द सेम डेटा ब्लॉक। लॉब जो है सिर्फ और सिर्फ लोकेटर को टेबल में स्टोर करता है, रेफरेंस दे रहा होता है। और लॉन्ग क्या करेगा? कंप्लीट का कंप्लीट डेटा को मूव कर देगा। बात वो अभी जो हम यूज़ कर रहे थे, जब पूरा का पूरा डेटा गेट करेंगे तो डेटा की फैचिंग में भी टाइम कंज्यूम होगा, रेफरेंस में टाइम कंज्यूम नहीं होता। ये हम नो कॉपी में इसकी अच्छी एग्जांपल देख चुके हैं। In addition, lob allow data to be stored in a separate segment and table space or in a host file। और साथ ही साथ कह रहे हैं ये भी है कि लॉब को आप एक अलग टेबल स्पेस के अंदर सेपरेट सेगमेंट में भी स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग में ऐसा नहीं हो सकता। लॉब कैन बी ऑब्जेक्ट टाइप एट्रीब्यूट, लॉन्ग कैन नॉट। ये ऑब्जेक्ट टाइप का एट्रीब्यूट भी हो सकता है। लॉब सपोर्ट रैंडम piecewise accessing to the data through file-like interface। Long are restricted sequential piecewise accessing। अगर आप किसी लॉब को यूज़ कर रहे हो तो वो रैंडमली डेटा को एक्सेसिंग भी कर सकता है। लॉन्ग ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस में ही एक्सेस करेगा। और आगे कुछ दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? लॉन्ग एंड लॉन्ग रॉ प्लस लॉब। लॉन्ग क्या हो सकता है? सिंगल लॉन्ग कॉलम पर टेबल, जबकि लॉब मल्टीपल लॉब कॉलम पर टेबल। लॉन्ग एक कॉलम टेबल के अंदर एक ही होगा, लॉब मल्टीपल होंगे। लॉन्ग की विड्थ कितनी है? 2 GB। लॉब की कितनी है? 4 GB। सेलेक्ट रिटर्न डेटा, सेलेक्ट रिटर्न लोकेटर। लॉन्ग डेटा रिटर्न करता है, लॉब लोकेटर रिटर्न करता है। स्टोर डेटा स्टोर इन लाइन, और डेटा स्टोर इन लाइन और आउट ऑफ लाइन। लाइन में भी स्टोर करेगा, लाइन के बाहर भी स्टोर कर सकता है। सिक्वेंशियल एक्सेस टू डेटा, रैंडम एक्सेस टू डेटा। जो तमाम तरह पर डिफरेंसेस हमने लिए थे वो यहाँ पर टेबल फॉर्म में भी मौजूद हैं कि आप लॉन्ग को और लॉब को कब और किस वक्त यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार क्रिएट कर लिया, फिर कुछ दिनों बाद फिर सोचा कि इसको चेंज कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा, उठा के आपने लॉन्ग से लॉब में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली ये स्टेप इतना आसान होता नहीं है। अभी तो आप प्रैक्टिस में जब दिल चाहे जो कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकली डेटा स्टोर हो चुका, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, तो फिर तो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते, या फिर आपने चेंजिंग करनी है तो सारी एप्लीकेशंस को ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कौन सा डेटा टाइप आपको किस वे में स्टोर करनी है, उसकी डेटा टाइप कितनी लेनी है, उसकी विड्थ कितनी लेनी है, टेबल में नंबर ऑफ फील्ड कौन कौन सी होंगी। ये एक ही टाइम होता है और लॉन्ग फ्यूचर प्लानिंग के साथ होता है कि आपका डेटा अभी तो इस वक्त वर्किंग कर रहा है, अभी हमारे पास 1000, 2 लाख, 15 लाख, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर हमारी सिक्वेंशियल एक्सेसिंग क्या होगी। तो ये पूरा डिसीजन लेना एक पूरा ज़रूरी है जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। और छोटी एप्लीकेशन के लिए फिर वही बात कि ऑरिकल रिकमेंडेड है नहीं, क्या आप सोचते हैं कि मुझे इतनी लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसके लिए बेहतर भी नहीं है कि आप ऑरिकल को यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने एक फिजिकल एड्रेस यूज़ कर लिया सी लॉब, एक वेरिएबल लिया हमने रिज्यूमे, कैसा होगा ये भी सी लॉब का। रिज्यूमे हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्रिएटेड ऑन टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, डेट बता देंगे कब क्रिएट किया, और प्राइमरी की कौन सी होगी इसकी EMPNO। ठीक है।
ये दो फील्ड इसमें एक साथ ले लिए, एक तो फिजिकल एड्रेस का लिया है इमेज बीलॉब के साथ, एक लिया है सीलॉब के साथ, और एक लिया है रिज्यूमे। रिज्यूमे हमारा इस इमेज के बाद का टॉपिक होगा, तो उसकी फील्ड के लिए हमने यहाँ पर रिज्यूमे को भी इसी टेबल के अंदर ऐड कर लिया। EMP_image इन कॉलम्स के साथ ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। इसके बाद आ जाए नंबर 4 के ऊपर। फोर्थ पे कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर set_video। एक टेबल इमेज हमारे पास ये भी रखा हुआ है, चलें इसको देखते हैं कब जरूरत पड़ती है। ब्रेक ऑफ हो चुका है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर set_video directory_alias आप डायरेक्टरी का नेम देंगे, ठीक है, और dpt_id और डिपार्टमेंट नंबर देंगे, ठीक है जी। करना ये है कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, हम पहले देंगे डिपार्टमेंट नंबर 10, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका इमेज लोड कर देगा, सही। फिर डिपार्टमेंट नंबर 20, तो 20 में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन तमाम तर एम्प्लॉयज़ का इमेज अपलोड कर देगा। 1 बाय 1 सिंगल लेवल पर वर्किंग नहीं कर रहे, ग्रुप की सूरत में कर रहे हैं। सिंगल में कन्वर्ट तो वैसे ही हो जाएगा, वो प्रॉब्लम तो ग्रुपिंग में आती है। फिर डिपार्टमेंट नंबर आप 30 दे रहे हैं, जितने भी 30 के एम्प्लॉय हैं सब के सब जिनका इमेज अवेलेबल है वो इमेज अपलोड करता चला जाएगा, सही। तो ये पैरामीटर दो जो लिए हैं, ये दो इसलिए लिए हैं कि पहले तो आप डायरेक्टरी का नेम देंगे, डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है lob_dir, और डिपार्टमेंट नंबर ये तो आप रन टाइम पे प्रोवाइड करेंगे कि 10 का इमेज लोड करना है, 20 का, 30 का, जो भी पर्सन्स मौजूद हैं। इसके बाद आ गए हमने एक वेरिएबल ले लिया फाइल नेम varchar280। इसके बाद फाइल ptr पैरामीटर कैसा होगा, b फाइल जैसा होगा, बाइनरी फाइल के जैसा होगा। एक कर्सर क्रिएट किया हमने, कर्सर c1 इज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई इमेज वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू department_id फॉर अपडेट। इसमें हमें रिकॉर्ड भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर ई इमेज से रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो अभी डेटा नल रखा हुआ है, तो पहले उसके अंदर रिकॉर्ड हमें पुट करने होंगे, ठीक है जी। तो ये टेबल भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उस टेबल के अंदर हमने डिपार्टमेंट का कॉलम ऐड नहीं किया है। आपको ये वाला नंबर 3rd वाला टेबल बनाना पड़ेगा। चलें इसको चेंज करते हैं। फिर कर्सर क्रिएट करो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेज, और इमेज से वो तमाम तर रिकॉर्ड गेट कर लो जिसका डिपार्टमेंट नंबर हमारे गिवन डिपार्टमेंट नंबर के जैसा है। अगर आपने 10 दिया तो 10 की तमाम तर एम्प्लॉयज़ को गेट कर लो, 20 दिया तो 20 से गेट कर लो। बिगिन क्या करें, फिर लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन C1, जो भी कर्सर क्रिएट किया उस कर्सर तक लूप चलाएं आप। लूप चलाने के बाद पहले i.empno, पहले i.empno की फाइल लेकर आए। कौन सी फाइल, जिसको हमने सेव किया है। अब ये जो फाइल हमारे पास रखी हुई है, आईडी हमने रखी है इसकी 101, तो फाइल कैसे बनेगी 101.jpg। तो ये जो 101 ला रहा है ये तो हमारा लूप i.empno लेकर आएगा, और हमने क्या किया, इसको कॉन्केट किया सिंगल कोट .jpg के साथ, तो ये मिलकर एक कंप्लीट फाइल नेम बन जाएगा, सही। सर यहाँ पे फॉर अपडेट क्या काम कर रहे हैं?
फॉर अपडेट इसलिए है क्योंकि आपके पास जो डेटा रखा हुआ है आप विदाउट अपडेट के डेटा को गेट नहीं कर सकेंगे। तो डेटा को गेट करने के लिए हमें अपडेट का फॉर्मेट यूज़ करना ज़रूरी होगा। अगर अपडेट नहीं किया तो डेटा फैच नहीं करने देगा, क्योंकि वहाँ जो डेटा रखा हुआ है वो एक प्राइमरी की है जो भी आपके नंबर्स हैं, और एक लॉब का कॉलम भी है। बी लॉब सी लॉब भी तो रखे हुए हैं, दोनों का कम्बिनेशन एक साथ शो नहीं होगा। वो बाइनरी फाइल है, लॉब का इमेज है, तो वो आपको एसक्यूएल पे शो नहीं करेगा और ना डेटा को फैच करने देगा। लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ अपडेट पर्पस के लिए डेटा को गेट कर सकेंगे। अगर आप चाहें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेज देख लूँ तो वो आपको इमेज नहीं दिखाएगा, एरर दे देगा, क्योंकि दो डिफरेंट डेटा टाइप है। एक डेटा टाइप आपके स्क्रीन पर शो हो सकती है और एक बी फाइल है, लॉब है, जिससे सिर्फ डेटा को होल्ड कर रखा हुआ है। वो GIO एप्लीकेशन पे आपको दिखाएगा, ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर। अगर आपको वैल्यू चेक करनी हो तो वैल्यू चेक करवा देगा, लेंथ बता देगा, काउंट करके दे देगा, ये सब हो सकता है, शो नहीं करेगा। और ये थोड़ा सा एक इसमें अफसोसनाक बात है कि आप जब इसमें लोड करेंगे डेटा तो ये लोड करने की इन्फॉर्मेशन तो आपको दे देगा, इमेज शो नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि वाइट स्क्रीन है, ग्राफिकल इंटरफेस तो है नहीं, लिहाजा ये बैकअप पर प्रोसेस तो कर सकता है, व्यू नहीं दिखाएगा आपको। तो व्यू आपको मिलेगा फॉर्म के ऊपर, फॉर्म पे मिलेगा, रिपोर्ट पे मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमने एक फाइल नेम बना लिया। फाइल नेम बनाने की लॉजिक क्लियर हुई? फाइल नेम बना के कहाँ स्टोर कर लो? हमारे वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर फाइल नेम के अंदर। इसी तरह हमने क्या किया, फाइल का पैरामीटर गेट कर लिया फाइल अंडरस्कोर PTR के थ्रू। फाइल PTR हमारा ये वेरिएबल है। क्या करो, बी फाइल नेम गेट करो, बाइनरी फाइल नेम। किसका बाइनरी फाइल नेम? जो डायरेक्टरी यूजर ने प्रोवाइड की है। हमारी डायरेक्टरी का नाम है lob_dir। और कौन सी फाइल है? जो फाइल हमने यहाँ पर इसको ये बना कर दी है। इस फाइल को जाकर इस डायरेक्टरी में सर्च करो, मिल जाती है तो इसका बी नेम पैरामीटर मूव कर दो हमारे इस वेरिएबल में। सही? नहीं मिलेगा तो इट्स ओके, नल वैल्यू आ जाएगी। मिल जाएगा तो पैरामीटर को मूव कर देगा। मूव करने के बाद जो भी नेम आया उस नेम को डिस्प्ले भी कर दो। डिस्प्ले करने के बाद क्या करो, dbms_lob। अब dbms_lob को कॉल कर लो। dbms_आउटपुट यूज किया हमने, गेट लाइन पुट किया, पुट यूज किया, न्यू यूज कर लिया, dbms_मेटा यूज कर लिया। ठीक है, एज इट इज dbms_lob। फाइल को ओपन करो। कौन सी फाइल को? जो इस पैरामीटर से आपको मिली है। ये कौन सा पैरामीटर फाइल थी? जो नाम आपने दिया था इसको। ओपन करने के बाद अपडेट इमेज सेट वीडियो इज इक्वल टू फाइल PTR। जो पैरामीटर फाइल से गेट किए वो हमारे इमेज के टेबल के अंदर फील्ड को अपडेट, फील्ड वीडियो को अपडेट कर दो। जी हाँ, दोनों वे में यूज होगा। वेयर करंट ऑफ C1, लेकिन अपडेट उसको करना है जहां पर हमारे कर्सर का पॉइंटर मौजूद है। अगर करंट ऑफ C1 नहीं लिखेंगे तो ये ओवरराइट करता हुआ चला जाएगा, सबको अपडेट कर देगा। तो वैल्यू आपको कौन सी मिलेगी? सिर्फ लास्ट अपडेट वाली। पहला रिकॉर्ड मिला, उसने सबके इमेज पहले वाली कर दी, नंबर 1 कर दी। 2 मिला, सबको 2 कर दिया। 3 मिला, सबको 3 कर दिया। इसका मतलब ये सबसे आखिरी जो रिकॉर्ड होगा 14, वो सब पर अप्लाई हुआ होगा। लिहाजा करंट ऑफ C1 देना ज़रूरी है। अपडेट करो, लेकिन किसको? जहां हमारे कर्सर का रिसेंटली इस वक्त करंटली पॉइंटर मौजूद है। वो कर्सर की वैल्यू से नहीं है, वो आप मैचिंग तो कर रहे हैं। ये हमारे कर्सर के पॉइंटर के लिए, जहां कर्सर का रिसेंटली पॉइंटर मौजूद है। ऐसा अपडेट करने के बाद मैसेज हो dbms_output.put_line फाइल नेम, साइज बताओ उसका साइज क्या है, जो भी साइज था dbms_log.get_length, उसका लेंथ बता दो कि इस फाइल की लेंथ क्या थी, और मैसेज दे दो इज लोडेड। अगर फाइल लोड हो गई तो ये मैसेज भी प्रोवाइड कर दो।
प्रोवाइड करने के बाद फाइल पैरामीटर को क्लोज कर दो और एंड लूप। सही, ये मल्टीपल अपलोडिंग के लिए है, कर्सर बनाया है हमने, लूप यूज़ किया है हमने। अगर सिंगल पर्सन होगा तो उसके लिए लूप की ज़रूरत नहीं है, वो तो वन टाइम ही अपलोडिंग हो जाएगी। जिस तरह आप जाते हैं, उन्होंने आपका एक इमेज लिया, आईडी कार्ड अभी फ्रेश बनवा रहे हैं, जाके आपका इमेज लिया, बिल्कुल नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये तो 1 बाय 1 होगा। हाँ, हम सबका आईडी बना हुआ है, मैनुअल रखा हुआ है, अब मैनुअल से जब डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कोड उस वक्त काम आएगा मल्टीपल फैचिंग के लिए, सिंगल के लिए नहीं होगा। सिंगल के लिए तो आप लूप हटा दें, कर्सर हटा दें, सिंगल कोड से आप कर सकेंगे। प्रोसीजर क्रिएटेड, और क्रिएट होने की वजह ये भी हो सकती है, एक और टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल ई इमेज एज सेलेक्ट EMPNO डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, क्योंकि इसमें ई इमेज यूज हुआ है। टेबल क्रिएट किया, डेटा कैसा होगा, EMP के इन 2 कॉलम के जैसा होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉलम स्ट्रक्चर आया होगा या डेटा भी आ गया होगा? डेटा भी आ गया होगा। इमेज, ये 3 कॉलम हमारे इसमें शो हो गए। एक में डिपार्टमेंट नंबर है, EMP नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है, और एक वीडियो की फाइल। सही, ठीक है जी। जो टेबल था वो टेबल क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए वो एरर था। टेबल क्रिएट करके दोबारा रिकॉल किया, प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। यहाँ हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई इमेज, ये मसला है। कह रहा है कॉलम और एट्रीब्यूट टाइप कैन नॉट बी डिस्प्ले बाय SQL। वजह ये है कि आपके पास वहाँ पे डेटा यहाँ शो नहीं हो सकता। 2-4 में करें या किसी में भी कन्वर्ट करें, डेटा शो नहीं होगा। डिफरेंट टाइप, वो जो अपडेट का हमने क्यूरी लिखी है ना, वो लिखी इसलिए कि डेटा को हमें फैच करना है, लेकिन अपडेशन पर्पज़ के लिए, तो वो फिर टेबल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट परफॉर्म कर सकेंगे आप, अदरवाइज नहीं होगा, फैचिंग नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि वहाँ आपने EMPNO भी तो इंसर्ट किया है ना, डिपार्टमेंट भी इंसर्ट किया है, तो रिकॉर्ड कितने इंसर्ट हुए वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये बता देगा। तो वो जो अपडेट का वर्ड क्या था ना आपके, अपडेट क्यों लिखा है, तो अपडेट का वजह यही थी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो ये आपको फैचिंग भी करने नहीं देगा, यहीं पर एरर दे देगा, जैसे अभी ये मैसेज आया था। इसलिए हमने वहाँ पर वो रिजर्व वर्ड यूज़ किया है फॉर अपडेट। इस सिनेरियो के अंदर वो अपडेशन के लिए इस टेबल को ओपन करेगा DML फॉर्म के अंदर, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके जी, ये मैसेज हमारे पास आ गया। आने के बाद क्या करना है, हमने सेट एग्जीक्यूट सेट अंडरस्कोर वीडियो, यही नेम है। डायरेक्टरी एलियस इन वर्चर2, डायरेक्टरी हमारे पास थी log_dir, कॉमा, कॉमे के बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कह रहा है कि फाइल और लॉग ऑपरेशन फाइल फेल्ड, कैन नॉट बी फाइंड फाइल स्पेसिफाइड। जो आपने फाइल्स की इंफॉर्मेशन दी है वो नहीं मिली। पहली फाइल आपने देखी, वो कह रहा है इस नाम की फाइल ही नहीं। ठीक है, वजह ये। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी फाइल्स थी? एक काम ये करें ना, हम ऐसी फाइलें क्रिएट कर लेते हैं ताकि एक पहले सिंपल सिनेरियो हमें मिल जाए। डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 में कम रिकॉर्ड है ना, तो 7839 तो मौजूद है, एक 7788 भी है, तो इसको चेंज कर दें 7782। एक फ़ाइल तो ये हो गई, और एक और भी थी इसकी जैसी, वो कौन सी थी?
7934 सही। तो ये 3 रिकॉर्ड मिले हैं हमें, तीनों की फाइल अब मौजूद है। ठीक है, ये आ रहा था। वो कह रहा था कि मैंने जिस फाइल को रीड किया है वो फाइल मुझे मिली नहीं। पहले फाइल उसने रीड किया 7782, तो उस एड्रेस पे तो मिली नहीं। आते उसने क्या दिया, कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। जो फाइल के स्पेसिफिकेशन आपने दिए वो नहीं मिली, वहीं पर रोक दिया। तो हमने जाके देखा कि जी कौन कौन सी फाइलें हैं। वो 3 फाइलें ये रखी हुई हैं, तो तीनों फाइलें हमने वहाँ पर क्रिएट कर दी। तो तीनों को अपलोड करके उसने मैसेज क्या दिया, JPG फाइल अपलोडेड JPG, और इसका साइज़ क्या है, ये साइज़ के साथ है। फाइल लोडेड 7839 साइज़ ये है। फाइल लोडेड 7934 लोडेड, तीनों फाइलें उसने लोड कर दी। अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फोल्डर से मूव हो चुकी हैं डेटाबेस के अंदर। अब अगर डेटा करप्ट होता है तो विद ऑरिकल बैकअप और रिकवरी से आप इसको दोबारा रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग था, वो ऑरिकल की सपोर्टेड नहीं थी कि सिक्योरिटी लेवल क्या होगी। अब ये इन हो चुका है ऑरिकल के अंदर। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि प्रैक्टिकली के अंदर होता ये है कि हम एक ऑपरेटिंग के ऊपर ही फोल्डर को रखते हैं, इससे डेटाबेस बहुत हैवी हो जाता है। अब इतनी इमेजेस आपके डेटाबेस में लोड हो रही हैं तो डेटाबेस कितना हैवी हो रहा होगा। तो प्रैक्टिकल में ज़्यादातर जो सिनेरियो यूज़ हो रहे होते हैं वो यही हैं कि आप ऑपरेटिंग पे रखें और ऑपरेटिंग से रन टाइम पे कॉल करवा लें, फॉर्म के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर ऐसे कॉल हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप डेटाबेस में रखें। पाथ दे के हम पूरा एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस को हैवी कर देता है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट ये है, जैसे कि नादरा का सिस्टम हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी मेन इंपॉर्टेंट है। हमारे लोकल लोग तो हैं ही, लोकल के अलावा फॉरेन एजेंसीज भी ताक में लगी हुई हैं कि इनका डेटाबेस हम हैक कर लें, लिहाजा वहाँ हमें सिक्योरिटी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना भी करेंगे तो हम वैसे ही दे देंगे उनको, करने की क्या ज़रूरत है। जब मैं खुद दे रहा हूँ आपको तो छीनने की क्या ज़रूरत है ना, वो तो खुद ही दे देंगे। वो तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं, उन्हें पता है पाकिस्तान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो इमेजेस आपके पास स्टोर होंगी, वैसे ये खैर ये है कि इमेजेस का कॉन्सेप्ट यही नहीं है। टेक्सटाइल कंपनी है तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के जो फॉर्मेट हैं वो भी तो इमेज है। आर्किटेक्चर है, उसका डिज़ाइन भी तो एक फॉर्मेट इमेज है। तो इमेज का मतलब सिर्फ स्नैप नहीं है, और भी तो बहुत से फीचर्स हैं। तो जहाँ रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की है उस वक्त आप उसको डेटाबेस में इंस्टॉल करें, नहीं है तो फिर आप इस तरह से प्रोवाइड कर दें। सर्वर आपके पास मौजूद है, आपको पता है सर्वर पे कोई क्लाइंट तो एक्सेस करेगा नहीं जब तक आप उसको राइट्स नहीं देंगे, तो आप ठीक है सर्वर पे स्टोर करते हैं इसको। और अगर सिक्योरिटी चाहते हैं कि मैं बैकअप यहाँ से भी ले लूँ तो फिर ठीक है आप टेबल में स्टोर कर दें। जिस सिनेरियो में आप यूज़ करना चाहते हैं उस सिनेरियो के मुताबिक वो एक्टिविटी आप ले लेंगे। लेकिन दोनों मैंने वे बता दिया आपको, पॉजिटिव ये है कि सिक्योरिटी मिल जाएगी, नेगेटिव ये है कि डेटाबेस हैवी हो जाएगा। कोई स्टैटिक कोई ट्रैक बना के नहीं है कि जी आपने इसी पे चलना है, या आपको ऑन रिक्वायरमेंट जिस तरह चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, आपके पास USB भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड ड्राइव भी स्टोरेज है, CDs भी स्टोरेज है। समटाइम आप USB में स्टोर करके रख लेते हैं कि जी मुझे 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। समटाइम आप हार्ड ड्राइव में करते हैं और समटाइम आप CD पे भी राइट कर लेते हैं। डिफरेंट वेज है नहीं। तो जी ये हमारे पास एक लॉग का मुख्तसर सा प्रैक्टिकल था। इसके बाद नंबर 5 पे कह रहे हैं कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर गेट अंडरस्कोर ENT वीडियो लेंथ। वीडियो की लेंथ गेट करेंगे। वैसे लेंथ तो मुझे यहाँ पर भी मिल गई, ठीक। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आप फाइल कॉपी कर रहे होते हैं, कॉपी का प्रोसेस शुरू हुआ, बीच में जाकर वो इनसफिशिएंट स्पेस का एरर दे देता है, ऐसा भी तो होता है। इस स्पेस को गेट करने का मतलब यही है कि आप पहले फाइल का स्पेस देखें, अगर स्पेस आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो फिर डेटा को आप कॉपी करें, अदरवाइज छोड़ दें। पहले तो छुपके इस्तेमाल हो रही थी। खोल नहीं, अब तो खराब हो जाएगी, खा लो।
क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, गेट अंडरस्कोर EMP वीडियो लेंथ, वीडियो लेंथ क्या करेंगे, एक EMP आईडी आपने दी और आईडी के बाद डायरेक्टरी का नेम आप देंगे virchar2। मैंने फाइल 3 लोड कर ली है 7839, जो फाइल थी मैं उस आईडी का नाम दूंगा 7839 और कौन सी डायरेक्टरी है, लॉब अंडरस्कोर डायरेक्टरी। वो जाके चेक करेगा कि इस डायरेक्टरी में ये फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, नहीं करती तो एरर, और अगर करती है तो उसका साइज मुझे रिटर्न कर दो आप। तो बिफोर इंसर्शन ये आपको उस वक्त काम आएगा कि जब इंसर्शन से पहले आप देखें कि लेंथ मेरे साइज के मुताबिक है भी या नहीं है। अगर है तो इट्स ओके इंसर्ट कर दो, नहीं है तो फिर वहीं पर एरर जनरेट कर दो। सही। फाइल नेम, एक वेरिएबल लिया हमने फाइल नेम, डेटा टाइप कैसी होगी virchar2 80। एक ले लिया हमने फाइल पैरामीटर, कैसा होगा, बी फाइल के जैसा होगा। एक फाइल लिया हमने रिजल्ट, वेरिएबल लिया रिजल्ट virchar2 200। एक वेरिएबल लिया फाइल एग्जिस्ट, फाइल मौजूद है या नहीं है, बूलियन टाइप, है तो रिटर्न ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लेंथ नंबर 1, एक लेंथ ले ली और एटलीस्ट 1 नंबर तो होगा। एक्सेप्शन ले लिया यूजर डिफाइंड और कोडलेस एक्सेप्शन बनाया। बिगिन पे आए, बिगिन पे आने के बाद यूजर ने जो भी नाम दिया 7839 तो कॉन्केट करके फाइल बनाए 7839.jpg। क्लियर। इस तरह से हमारी फाइल की कॉन्केटेनेशन होगी। फाइल को हम ज्वाइनिंग इस बेस पर करेंगे। फाइल पैरामीटर के अंदर बी फाइल को गेट करो, क्या इस डायरेक्टरी में ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, ओके जी, फाइल ओपन हो गई। dbms अंडरस्कोर लॉग, हमने बिल्ट इन पैकेज कॉल कर लिया। फाइल एग्जिस्ट, चेक करो कि फाइल है भी या नहीं है। ठीक, जरा गौर से देखिएगा। dbms अंडरस्कोर लॉग डॉट फाइल एग्जिस्ट, कौन सी फाइल, जो फाइल पैरामीटर आपने दिया, ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। लेकिन ये ट्रू फॉल्स आपको बूलियन फॉर्म में रिटर्न करेगा नहीं, ये तो हमने बनाया है। ये आपको 2 आंसर देगा। 2 आंसर का मतलब ये है कि अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है यानी फाइल नहीं है, तो फाइल ना होने की सूरत में रिटर्न करेगा 0। सही। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करेगा 1। हमने चेक किया इसको dbms अंडरस्कोर लॉग डॉट फाइल एग्जिस्ट, कौन सी फाइल, फाइल का नेम। अब अगर इसका आंसर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये आपको दे रहा है 1 रिटर्न करके और इक्वल टू 1, क्या ये दोनों ट्रू है कंडीशन। yes, अगर ट्रू है तो हमारे वेरिएबल फाइल एग्जिस्ट के अंदर रिटर्न ट्रू स्टोर कर दो। तो बेसिकली वो जो आपको पैकेज देगा ना वो तो 1 देगा। हमें चेक कर रहे हैं क्या इसका दिया हुआ आंसर हमारे इस 1 के इक्वल है। अगर दोनों हैं तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू होगी, तो ये हमारे वेरिएबल में 2 स्टोर कर देगा, वरना फिर आपको चेकिंग 1 और 0 से करनी पड़ेगी। ये कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर इक्वल टू 1 है या नहीं है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये लेवल यहाँ पे चेक नहीं किया, बल्कि यहीं पर एक कंडीशन बना दी, क्या ये दोनों 1 हैं। अगर 1 है तो क्या स्टोर कर दो, ट्रू। और अगर नहीं मिली फाइल तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको 0। हमने क्या किया, 0 इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स की सूरत में, कि दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो क्या करो, फॉल्स स्टोर कर दो। ये हमारी लॉजिकली कंडीशन है। हमने पहले भी MGR को चेक किया था, सबऑर्डिनेट को चेक किया था, जो फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। एक बार तो हमने चेक किया था कि वैलिड मैनेजर इज इक्वल टू ट्रू है तो फिर ये हो, और एक बार तो हमने सिर्फ इफ वैलिड अंडरस्कोर मैनेजर देके ही तो डन कर दिया था कि इसमें भी तो ट्रू आंसर आ रहा है। yes, sir. तो या तो आप ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे पूरी राइट करें इफ के साथ,
या फिर इस कंडीशन को चेक करके ट्रू या फॉल्स अपने वेरिएबल में रखवा लें, इस वेरिएबल के अंदर। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पूरा स्टेटमेंट यहां लिखना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर यहां लिखना पड़ेगा, ये स्टेप यहां करना पड़ेगा कि इसका आंसर पूरी जाके चेक करो कि फाइल एग्जिस्ट करती नहीं करती, तो ये आपको देगा 1 या 0। अगर हम कह रहे हैं 1 है तो इसका मतलब है फाइल प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है फाइल नॉट प्रेजेंट है। तो हमने ये स्टेप पूरा लेने के बजाय क्या किया, सिर्फ इसको एक वेरिएबल में कंडीशन बनाकर स्टोर कर लिया कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न है ट्रू, नहीं है तो फॉल्स है। अगर आप इस वेरिएबल को चेक कर रहे हो ना, तो ये तो इसकी कंडीशन को स्टोर करवा रहा है, या तो ट्रू का स्टोर करेगा या फॉल्स करेगा। ये जो हाईलाइटेड एरिया है ना मेरे पास, ये मुझे पूरा का पूरा उठा के इफ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन तो 1 या 0 आपको दे रहा है, वो तो मैंने कंडीशन बना के ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाया। वो अगर बूलियन से नहीं करते तो फिर नीचे कंडीशन में ये वाली स्टेटमेंट ये वाली लिखनी पड़ती, बूलियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बूलियन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ता। तो हमने वो स्टेटमेंट को एक अलग वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स की सूरत में स्टोर करवा लिया कि फाइल या तो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, दोनों की सूरत में ट्रू या फॉल्स आंसर मिलना है। उसकी बेस पर यहाँ डिसीजन लो कि फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, dbms_log फाइल ओपन, फाइल को ओपन करो और फाइल की लेंथ गेट कर लो। dbms_log.get लेंथ गेट करो और किस में स्टोर कर दो, हमारे इस वेरिएबल के अंदर। स्टोर करने के बाद dbms_log.file close, फाइल को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद एल्स अगर ऐसा नहीं है, मीन्स फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैसेज दे दो रेज एक्सेप्शन, हमारे एक्सेप्शन को रेज कर दो। और अगर एक्सेप्शन रेज हो गया तो जो भी मैसेज डिफॉल्ट का है उसे शो कर दो। ठीक है, फाइल अगर मिल जाती है तो क्या करो, आप फाइल को ओपन किया, फाइल की लेंथ गेट की, और लेंथ गेट करने के बाद हमने कहा डिस्प्ले कर दो मैसेज। आपके फाइल की लेंथ ये होगी। प्रोसीजर क्रिएट, एग्जीक्यूट, get_emp_video_लेंथ, कौन सी आईडी की, 7839, कॉमा, डायरेक्टरी किस में है, वर्चार के अंदर। तो हमारी डायरेक्टरी का नाम था lob_dir। कह रहा है कि आपकी फाइल का नाम लेंथ ये है, केबी में होती है। और अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करें, एक्सेप्शन, क्योंकि फाइल वहाँ पे मिली नहीं, फाइल नहीं मिली तो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन रेज हुआ, उसने आपको मैसेज दिखा दिया कि जी ये रेज एप्लीकेशन एरर, इस वाली लाइन पे आ गया, क्योंकि वहाँ से मिला होगा 0 और 0 = 1, यहाँ से मिला 0, 0 = 1 मीन्स आंसर इज फॉल्स, तो यहाँ पे स्टोर हो गया फॉल्स। हमने कहा अगर एग्जिस्ट ट्रू है तो फिर ये वाला काम करना है, एल्स क्या करो, एक्सेप्शन रेज कर दो। एक्सेप्शन रेज हुआ, डायरेक्ट स्विच किया एक्सेप्शन के ऊपर, रेज एप्लीकेशन एरर, आपको एरर मैसेज दे दिया। ठीक है जी, तो फाइल को हम एग्जिस्टिंग फाइल का मैसेज दोनों फॉर्म के अंदर गेट कर सकते हैं कि फाइल का डेटा किस फॉर्म के अंदर किस लेंथ के साथ मौजूद है। इसके बाद ही हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और भी है, प्रैक्टिकल ऑफ सी लॉग, लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ सी लॉग। सी लॉग में करना क्या है, एक हम टेक्स्ट मोड की फाइल जो हमारे नोटपैड पे रखी है,
हम उसे अपनी एक फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे। पहले हमने क्या किया था, UTL_ फाइल के अंदर की क्यूरी का जो भी रिजल्ट था, और क्यूरी का रिजल्ट जो व्यूज हमने बनाया था 3 कॉलम के साथ, हमने उसको टेक्स्ट मोड के ऊपर राइट किया था और नेक्स्ट में वहाँ से फिर रीड भी किया था। अब क्या करेंगे, जो टेक्स्ट मोड की फाइल है उसको रीड नहीं करेंगे, बल्कि अपने एक पर्टिकुलर सिनेरियो के थ्रू उसे अपने एक डेटाबेस की एक फील्ड में स्टोर कर देंगे। मसलन आपका एक कंपनी में आपने CV सबमिट करा दी, तो CV के अंदर एक आपकी इमेज है, नेम, फादर नेम, तमाम तर डेटा, और आपने अपना एक पूरा रिज्यूमे भी रखा हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल कंप्लीट पूरी जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, वहाँ लिंक बनाते हैं, लिंक नहीं बनाएंगे, पूरा डेटा स्टोर करेंगे। तो आपका पूरा फुल रिज्यूमे जितना भी है, ये हमारे एक EMP_resume की एक फील्ड में स्टोर हो जाएगा, टेक्स्ट मोड का डेटा। अभी जो स्टोर किया था हमने, इमेज स्टोर किया था, ये टेक्स्ट मोड है, इसको हम देख भी सकेंगे, क्योंकि टेक्स्ट मोड तो नॉर्मली हम टेबल के अंदर स्टोर कर ही रहे होते हैं, तो स्टोर को तो हम टेक्स्ट मोड को तो देख सकते हैं, वो रीड कर लेता है। B फाइल के अंदर प्रॉब्लम थी, मल्टीपल फील्ड को नहीं, पूरी एक फाइल को। ये हमारी पूरी एक फाइल है, तो बहुत मुख्तसर सी है, पूरी एक फाइल है, और ये तो बहुत छोटा साइज़ है, हैवी साइज़ को एक फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे। रिज्यूमे का जो कॉन्सेप्ट है, रिज्यूमे आपका एक पेज का तो एटलीस्ट बनता ही है, बड़ा तो खैर जितना बड़ा बन सकता है, एटलीस्ट 1 पेज का तो होता है, तो वो उस पूरे एक पेज को, एटलीस्ट 1 पेज के डेटा को आप एक फील्ड में स्टोर कर सकेंगे। और स्टोर करने का मेथड भी ये होगा कि ये जो रिज्यूमे है, ये रिज्यूमे इस नेम से स्टोर नहीं होगा, 101.txt फाइल के नाम से होगा। अब आपका जो डेटा बन रहा है, आपकी आईडी क्या है, 101, इमेज आपका बना 101.jpg, रिज्यूमे आपने दिया, तो रिज्यूमे किस नाम से बनेगा, 101.txt, आपकी आईडी से ही एक्सेस होगा। और ये भी 1 to 1 का रिलेशनशिप बनेगा, एक एम्प्लॉय का एक इमेज, एक एम्प्लॉय का एक रिज्यूमे, 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। अगर एम्प्लॉय होगा तो ही उसका रिज्यूमे भी होगा। ऐसे पर्सन जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई रिज्यूमे हम लोड नहीं करेंगे। जो पर्सन हमारी कंपनी में नहीं है, उसका इमेज भी लोड नहीं होगा। 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहेंगे जी मैंने 5 साल पहले अपनी इमेज रखी थी, अब इसको आप अपडेट कर दो तो आपकी 2-2 इमेज हैं, ऐसा नहीं है, एक वक्त में एक ही होगी। उसको अपडेट कर देंगे, फिर प्रीवियस को ओवरराइट कर देंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल ऑफ CLOB क्या कह रहे हैं, क्रिएट टेबल। इमेज रिज्यूमे इनटू टेबल, ये तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, EMP रिज्यूमे, ये टेबल आ गया जी हमारे पास। क्रिएट टेबल EMP_resume। पहले हमने अभी क्रिएट किया था इमेज, वो इमेज के लिए था। अब क्या करेंगे, एक सेपरेट टेबल बनाकर उसमें रिज्यूमे को स्टोर करेंगे, सही। और रिज्यूमे किसके साथ आएगा, एक आपकी आईडी होगी और आईडी के साथ empty_CLOB, सही। ये डेटा टाइप है, empty_CLOB स्पेस रिज्यूमे, ये फील्ड नेम, ठीक है। कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम EMP, ठीक। इसको ज़रा साइलेंस पे लगा दीजिए। वेयर 1 greater than 2, डिस्क्राइब EMP_resume, ये है empty_CLOB डेटा टाइप। पहले के सर क्योंकि यहाँ एक कॉलम आ रहा है पर्टिकुलर टेबल से, और सेकंड कॉलम जो है वो अनदर टेबल से नहीं, आउटसोर्स से।
अब या तो काम ये करना था, आप सिंपली क्रिएट करते सेलेक्ट EMP फ्रॉम EMP और फिर इसको अल्टर के थ्रू ऐड करते, तो फिर प्रॉपर वे वही होता जो हम नॉर्मली लेके चल रहे होते। लेकिन यहाँ हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, टेबल से भी गेट किया और आउट ऑफ टेबल भी फील्ड ऐड कर दी। तो इसके लिए फिर दूसरा ये है कि ये लॉब टाइप का डेटा है, तो पहले डेटा टाइप है और डेटा टाइप के बाद फिर रिज्यूमे। EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे, ये सही। दोनों तरीके हैं, या तो आप सेपरेट एक फील्ड लें और बाद में अल्टर करके रिज्यूमे को ऐड कर दें, और अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो फिर ये मेथड होगा। ठीक है जी। टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट करने के बाद क्या कह रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर लोड टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। लोड टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। मेरा ख्याल था आप समझ जाएंगे, तो जो समझ जाएंगे ना तो वो छोटा हो जाता है, जो नहीं समझते तो वो थोड़ा सा। अच्छी बात है, ताकि समझा दें, फॉर्म शुरू होना है यार। आपके जो रमज़ान गुजरे हैं उसमें आपके इलाके में वो सहरी वाला आया था? जानते रहो। नहीं आया? अगर कहीं नज़र आ जाए ना बुला लीजिए, उसे भी क्लास में बैठाएंगे। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। लोड अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, ये क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा। एक कोड कर लेते हैं, बाकी इसमें 3 है, उसको छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे, पहले एक कोड कर लें। असल में मैं ये चाह रहा था कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी स्टार्ट हो ना, फ्रेश ट्रिगर से स्टार्ट हो, क्योंकि ये एक टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक फ्रेश ट्रिगर का होगा, डेटाबेस ट्रिगर। लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट। लास्ट तो ये आप पे डिपेंड करती है। अब आप आधे घंटे में सोगा तो फिर कहाँ से होगी। एक और ब्रेक ले लें, फिर 1 बजे तक क्लास होगी। मसला नहीं है। आधे घंटे बाद ब्रेक में वापस ही नहीं आओगे आप लोग। इस कोड को कर लें, बाकी ये 3 कोड हैं इसके अंदर, एक नहीं है 3 है, तो अभी एक कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं। सही। लोड टेक्स्ट डेटा, पहले क्या करेंगे, आप सिंपल एक आईडी देंगे कि कौन से आईडी की ईमेल, कौन से आईडी का रिज्यूमे आपको चाहिए। जैसे मैंने अभी दिया 101, तो हम लेंगे 7839 का, उसी को यूज़ कर रहे हैं। और टेक्स्ट आउट मोड का पैरामीटर होगा जो आपको आउट मोड देगा। सही। ये आउट मोड स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, इसका मतलब ये हुआ आउट मोड का पैरामीटर है। इसे कॉल करने के लिए आपको बाइंड पैरामीटर, बाइंड वेरिएबल या एक और इनोमिस ब्लॉक चाहिए होगा। इससे मतलब ये हो गया कि जो भी टेक्स्ट ये लाके देगा, ये टेक्स्ट किस वेरिएबल में होगा, इस वेरिएबल के अंदर। अब चाहें तो आप इसको बाइंड में कॉल कर लें, चाहें तो किसी इनोमिस में कॉल कर लें, चाहें तो किसी इनोमिस में कॉल करके अदर टेबल में इंसर्ट कर दें। गेट इसी में होगा। एक वेरिएबल लिया हमने dir_name, डायरेक्टरी नेम varchar to 20, और हमारी डायरेक्टरी का नेम था lob_dir। ये हमने एक डायरेक्टरी शो कर दी कि कौन सी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी नेम एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर। क्लियर। एक फाइल नेम हमने ले लिया varchar to 30, एक ले लिया हमने l_file, लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, बोथ आर डिफरेंट। लेंथ ऑफ फाइल, पूरी फाइल की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ लाइन या टेक्स्ट, एक लाइन्स का टेक्स्ट है उसकी 1 KB अगर लेंथ है और ऐसी 10 है तो पूरी फाइल की कितनी होंगी, 10 KB होगी। तो दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कैसा होगा, UTL_file डॉट फाइल टाइप के जैसा होगा। L_text, टेक्स्ट की लेंथ कितनी होगी,
वर्चर 2 और मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्चर 2 32,767। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ हमने ले लिया। हमें नहीं पता डेटा के अंदर जो टेक्स्ट रखा हुआ है वो कितनी लेंथ का है। इससे ज़्यादा का टेक्स्ट इस वक्त स्टोर नहीं होगा। अगर चाहिए तो फिर आप इसको भी सीलॉप में कन्वर्ट कर दें, तो वो 4 GB तक ले जाएगा आपको। टाइप डेटाज, एक हमने टेबल क्रिएट किया इस वर्चार 300 इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर, ताकि एक वेरिएबल कर्सर बना ले। एक वेरिएबल लिया LT लेंथ ऑफ टेक्स्ट एसोसिएट कर दिया डेटास के साथ। एक वेरिएबल लिया काउंटर नंबर कॉलन इक्वल टू 0। एक वेरिएबल लिया वेरिएबल FIN वर्चार 2 32,667। फाइल नेम क्रिएट करो। पहले हमने फाइल नेम JPG के साथ बनाया था, अब किसके साथ बनाया? टेक्स्ट के साथ। फाइल को ओपन करो, किस डायरेक्टरी से? उसी डायरेक्टरी से, डायरेक्टरी अंडरस्कोर नेम। कौन सी फाइल? जो नाम यूजर दे दे। किस मोड के अंदर? रीड मोड के अंदर। आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे, रीड मोड के अंदर। ये हमने UTL में भी इसी फॉर्म में लिखा था, वहाँ A भी लिखा था, W भी लिखा था, तो वो तो कंडीशन थी कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। रीड मोड के अंदर सेम बिहेवियर था। बिगिन करो, लूप चलाओ, और लूप में से क्या करो? UTL अंडरस्कोर फाइल गेट अंडरस्कोर लाइन, उस फाइल में से एक लाइन गेट कर लो। कौन सी फाइल में से? L फाइल में से। कौन सी लाइन कहाँ पे मूव करनी है? L टेक्स्ट के अंदर। किस बफर के साथ? इस बफर के साथ। ठीक है, काउंटर में 1 प्लस करो। LT जो हमने एरे लिया था, उस एरे के एलिमेंट नंबर 1 के ऊपर L टेक्स्ट जो एक लाइन लेकर आया उसको पुट कर दो। पहले हम रिकॉर्ड पुट करवा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? एक एक लाइन को पुट करेंगे। L टेक्स्ट जो भी लाए उसको डिस्प्ले करो, ताकि मालूम चले स्क्रीन पर वैल्यू क्या आई। ये एडिशनल वर्ड लिखा था मैंने, इसकी ज़रूरत फिलवक्त नहीं है, बाद में इसको हम ऐड करवा लेंगे। लूप, और लूप के अंदर 1 बाय 1 एक एक लाइन को पुट करते चले जाओ। जब सारी लाइनें पुट्स हो गई, वैल्यू कंप्लीट हो गया, तो लूप कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? एक्सेप्शन अदर्स। जैसे ही एक्सेप्शन रेज हो, डेटा नहीं मिलता, तो क्या करो? फॉर आई इन काउंटर, लूप चलाओ काउंटर तक। जो भी वैल्यू LT के अंदर आई है वो FIN वेरिएबल के अंदर स्टोर करते चले जाओ। स्टोर करने के बाद लूप एंड, जो तमाम तर वैल्यू FIN वेरिएबल में स्टोर किया उसे किसे असाइन कर दो? TXT वेरिएबल के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि TXT वेरिएबल आउट मोड का पैरामीटर है। ये डेटा आपके इस प्रोसीजर से लेकर आउट मोड फॉरवर्ड करेगा। और अगर कोई एरर आता है अदर्स की फॉर्म में, तो जो भी SQL एरर मैसेज है वो SQL एरर मैसेज दिखा दो। और यहाँ पे मुख्तसर सा कोड ख़त्म। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर प्रैक्टिस किए हो तो वैसे कर चुके हैं। बाकी ये कि कम्बिनेशन हमने मर्ज करके यहाँ पे यूज़ किया। ID है और पैरामीटर है, तो एक तो आप क्या करें, इसके लिए एक वेरिएबल ले लें वर्चार रिजल्ट के लिए, और डेटा टाइप कैसी होगी? वर्चार 2। लेंथ इसकी ले लें आप 4000। ठीक है, एग्जीक्यूट लोड टेक्स्ट इनटू डेटा, लोड अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। सर वहाँ पर टेक्स्ट फाइल तो बनाई नहीं है, कौन सी डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल नहीं बनाई? 7839 टेक्स्ट फाइल नहीं बनी हुई, कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं। सेवन 839, ठीक है, वही नाम रखना है जो आपके इमेज का होगा, जो एम्प्लॉय की ID होगी। ये हमारी टेक्स्ट फाइल आ गई। ठीक है, इस साइज के साथ डेटा स्टोर हो चुका है।
कॉमा कहाँ चाहिए हमें? हमें अपने वेरिएबल रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्रिंट करो। अच्छा, प्रिंट होने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट कम्प्लीटली परफॉर्म हो गया, वो तो डिस्प्ले होने के बाद ही मालूम चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक काम और भी किया है कि अदर में कोई और मैसेज आए तो जो भी एरर मैसेज है वो भी एलटीडी के एसटीडी के अंदर स्टोर कर दो, तो इसमें मैसेज भी मिल सकता है आपको। ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। प्रिंट किसको किया इसने? रिजल्ट में। और रिजल्ट के अंदर कौन सा डेटा आया? जो आपकी उस टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर हुआ था। लेकिन इसमें एरर भी जनरेट हो सकता है। एरर कौन सा हो सकता है? इसको रिकॉल कर लें एक नए के साथ। इस नाम की तो फाइल ही नहीं है। आ गया, क्योंकि हमने उससे आउट मोड के पैरामीटर के अंदर तो दोनों चीज़ें स्टोर करी हैं। अगर फाइल को लोड कर दो तब भी स्टोर करो, और अगर एरर आता है तो तब भी स्टोर कर दो, तो वो तो आपको प्रिंट करने के बाद मिलेगा। सही, फाइल गेटिंग हो गई, एक फील्ड के अंदर हो गई। अब आगे जो हमारे कोड हैं ये स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करेंगे, और एक कॉलम टेबल के अंदर इंसर्शन भी करवा देंगे, ठीक है जी। इसको भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। फाइल से जो टेक्स्ट गेट करेंगे वो लाइन बाय लाइन ही होती है। आप प्रीवियस वाले को भी चेक कीजिएगा, यूटीएल फाइल को, वहाँ भी गेट अंडर्स को लाइन से ही चेक कर रहे होंगे। फाइल तो 1 बाय 1 ही गेट होगी, एक एक रिकॉर्ड ही गेट होगा, मिलेगा आपको एक साथ। बल्क कलेक्ट के साथ नहीं, बल्क कलेक्ट तो फैचिंग के लिए वहाँ टेबल लेवल पर यूज़ हो रहा था, आउट मोड पे थोड़ी हो रहा था। वहाँ तो आपको 1 बाय 1 ही ले, फाइल ओपन फुल होती है, गेट 1 बाय 1 होगी, ठीक है जी। तो आपकी